नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सीतिया। मित्रों, राहुल गांधी ने अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हारने वाली कमला हैरिस को चिट्ठी लिखी है। अब जिसने चुनाव जीता उस ट्रंप को चिट्ठी लिखी तो बात समझ में आती है। कमला हैरिस को क्यों चिट्ठी लिखी? असल में कमला हैरिस को चिट्ठी लिख करके राहुल गांधी ने अपनी ही पोल खोल ली है कि वह कमला हैरिस ही थी जो लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी की हर संभव मदद करवा रही थी ताकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बन सके। नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिक पार्टी की आंख की किरकिरी बने हुए हैं, इसलिए अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी और वहां की सत्ताधारी सरकार भारत की राजनीति में दखल दे रही थी और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए चुनावों में हर संभव मदद कर रही थी। इसलिए कमला हैरिस का हारना राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा सदमा है, क्योंकि अगले 4 साल अब राहुल गांधी को अमेरिका से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलेगी, बल्कि उनका बायकॉट होगा। इसमें अब कोई शक नहीं रहा कि राहुल गांधी को चुनावों में रुपए पैसे के अलावा सोशल मीडिया पर भी प्रचार में अमेरिका से खूब मदद मिली थी और जितना भी यहां पर प्रचार किया गया वह अमेरिका से संचालित था और यह संविधान और आरक्षण का मुद्दा भी अमेरिका की तरफ से दिया गया था। कमला हैरिस को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी मोदी और ट्रंप के जाल में फंस गए हैं। जहां तक केजरीवाल का सवाल है तो एक तरफ तो शीश महल उनके गले की फांस बन गया है। हर रोज शीश महल से नए खुलासे हो रहे हैं जिसमें सरकारी धन पर केजरीवाल की आयाश जिंदगी का राज खुल रहा है। अब नया खुलासा हुआ है कि 75 एसी लगे हुए थे और ऐसे ऐसे उपकरण थे जिसकी कल्पना कोई 5 स्टार होटल भी नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ 370 पर भी उनका दोहरा चरित्र देश के सामने आ गया है। संसद में 370 हटाने का समर्थन करने वाले अरविंद केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 बहाल किए जाने का समर्थन किया है। उनकी पार्टी के एकमात्र विधायक ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें कहा गया था कि 370 बहाल किया जाए। लेकिन दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक के लिए केजरीवाल ने चुप्पी साध ली है। जो स्टैंड संसद में लिया गया था अब वह उसकी पैरवी नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने भी मुस्लिम वोट बैंक के लिए चुप्पी साध ली है। हालांकि सिर्फ चुप्पी नहीं साध ली, उनके विधायक खुलेआम प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। वह जम्मू कश्मीर में 370 बहाली का समर्थन कर रहे हैं लेकिन खुद बयान नहीं दे रहे हैं। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, उनके विधायक तो वहां कुल्लम कुल्ला समर्थन कर ही रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कोई बयान नहीं दे रहे, बल्कि अपने समर्थक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से 370 के पक्ष में बयान दिलवा दिया है। सब जानते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद कांग्रेस के एजेंडे पर काम करते हैं। फिर भले ही वह राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हो या जम्मू कश्मीर से देश विरोधी 370 का हटाया जाना हो। जम्मू कश्मीर में लागू रणवीर एक्ट में गौ हत्या प्रतिबंध को आधार बनाकर अविमुक्तेश्वरानंद ने 370 बहाली की मांग की है। अगर वह गौ हत्या पर रोक के प्रावधान को लागू करने की मांग करते तो उनकी बात देश को समझ आती, लेकिन उन्होंने तो राष्ट्र विरोधी 370 बहाली की ही मांग कर दी। इसी तरह उन्होंने कमला हैरिस की हार पर भी राहुल गांधी के मन की बात कही है। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस नहीं हारी, डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं हारी, बल्कि भारतीय मूल की महिला हारी है और एक डिक्टेटर की जीत हुई है। तो लाइन एकदम क्लियर है कौन किसके साथ है। और उसी अविमुक्तेश्वरानंद से जब वक्फ बोर्ड पर सवाल पूछा जाता है, जब जाति आधारित जनगणना पर सवाल पूछा जाता है, तो वह सीधा जवाब नहीं देते।
जबकि शंकराचार्य ने देश में एकता के लिए, सभी जातियों में एकता के लिए, हिंदुत्व की एकता के लिए ही पूरे देश में भ्रमण किया और मठ बनाए। लेकिन अविमित से जब इन दोनों मुद्दों पर पूछा जाता है, जाति जनगणना पर और वक्फ बोर्ड पर, तो वह सीधा जवाब नहीं देते, जिससे जाहिर है कि वह राहुल गांधी के राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। एक शंकराचार्य को धर्म के आधार पर, हिंदुत्व के आधार पर जो बात कहनी चाहिए वह नहीं कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 बहाल करने के पक्ष में पारित प्रस्ताव और देश भर में वक्फ बोर्ड पर चर्चा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में मोदी को मुंह मांगे हथियार मिल गए हैं। महाराष्ट्र में दलित समाज में डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का बहुत महत्व है। लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस को वहीं से सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, जबकि जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद ही वहां डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू हुआ है। इसलिए संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 370 को डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से जोड़कर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान ही चलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस जितना चाहे जोर लगा ले, 370 की बहाली अब कभी नहीं होगी। यह रोग हमेशा के लिए कट गया। संविधान को हाथ में लेकर प्रचार करने वाले राहुल गांधी अब अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। अमित शाह ने यहां तक कह दिया है कि राहुल गांधी जो लाल किताब दिखाते हैं वह संविधान की प्रति नहीं है, और यह सच भी है। वह संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी कोई किताब पहले लाल रंग की तो नहीं छपी थी, क्योंकि वह चीन से ज्यादा प्रभावित हैं, तो इसलिए वह चीन की लाल किताब दिखा रहे हैं। झारखंड में प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की चौथी पीढ़ी भी जम्मू कश्मीर में 370 बहाल नहीं कर सकती। तो एक राष्ट्रीय एकता का प्रमाण लेकर के सामने अमित शाह और मोदी आए हैं और खुली चुनौती दे रहे हैं कि 370 को अब आप जितने मर्जी प्रस्ताव पास कर लीजिए, बहाल नहीं हो सकते। दोनों राज्यों के चुनावों के दौरान ही वक्फ बोर्ड पर कांग्रेस का स्टैंड भी भाजपा के लिए काफी सहायक हो रहा है। कर्नाटक और देश के कई हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के बनाए कानून के कारण वक्फ बोर्डों ने किस तरह हिंदू किसानों, हिंदू ट्रस्टों, हिंदू मंदिरों, मठों की जमीनों को कब्जाया है। यहां तक कि गरीब हिंदुओं और मुसलमानों के मकानों पर भी कब्जा किया है। कर्नाटक के 3-4 मामलों में के कारण कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कटघरे में है। वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी जहां जहां जा रही है, वहां वहां वक्फ बोर्डों की मनमानियां सामने आ रही हैं। वक्फ बोर्डों के किस्से सामने आ रहे हैं मनमानियों के। कर्नाटक के दौरे के दौरान किसानों के 45 डेलीगेशन मिले, जिन्होंने वक्फ की गुंडागर्दी के किस्से सुनाए और सरकार ने उनका संरक्षण किया वक्फ बोर्ड का। इसलिए विपक्ष के नेताओं ने जेपीसी की मीटिंगों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वक्फ के गुनाह उनके सामने आ रहे हैं। शनिवार को गुवाहाटी की मीटिंग के दौरान विपक्ष के नेता नदारद थे, बायकॉट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब अगली किसी भी बैठक में वे नहीं आएंगे। ऐसा करके इंडिया अलायंस के घटक दलों ने हिंदुओं के सामने खुद को नंगा कर लिया है, क्योंकि वे वक्फ के मनमाने अधिकार बने रहने के पक्ष में हैं, जबकि मोदी ने ठान लिया है कि शीत सत्र में वक्फ बोर्ड के हाथ पांव बांध देने हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।